नमस्ते एवरीवन। आज हम बात करेंगे कंप्लेंट हैंडलिंग प्रोसेस इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। सबसे पहले समझते हैं कंप्लेंट है क्या। एक कंप्लेंट का सिंपल मतलब होता है किसी चीज़ का गलत होना या एक्सपेक्टेड क्वालिटी तक नहीं पहुंचना। फार्मा इंडस्ट्री में जब हम कंप्लेंट की बात करते हैं तो ये कंप्लेंट ड्रग प्रोडक्ट की क्वालिटी से रिलेटेड होती है। एक कंप्लेंट एक्चुअली कस्टमर का डिससैटिस्फैक्शन को दिखाता है। जब कस्टमर को लगता है कि प्रोडक्ट सही काम नहीं कर रहा है या क्वालिटी स्टैंडर्ड मीट नहीं हो रहे हैं, तब वो एक कंप्लेंट रेज़ करता है। फार्मास्यूटिकल वर्ल्ड में कंप्लेंट को इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। कंप्लेंट इन्वेस्टिगेशन से हमें पता चलता है कि कहीं प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में, पैकेजिंग में या डिस्ट्रीब्यूशन में कोई गलती तो नहीं हुई, और ज़रूरत पड़ने पर करेक्टिव मेजर्स लेके कस्टमर ट्रस्ट वापस जीता जा सकता है। इसलिए हर फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए कंप्लेंट हैंडलिंग का एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स। जब भी कोई प्रोडक्ट डिफेक्टिव या प्रॉब्लमेटिक दिखे तो इमीडिएटली रिकॉल, इन्वेस्टिगेट या करेक्टिव एक्शन लेना। टाइप्स ऑफ कंप्लेंट। सो बेसिकली फार्मास्यूटिकल कंप्लेंट्स 3 टाइप की होती है: क्वालिटी कंप्लेंट्स, एडवर्स रिएक्शन कंप्लेंट्स एंड अदर मेडिकली रिलेटेड कंप्लेंट्स। क्वालिटी कंप्लेंट्स मीन्स ये कंप्लेंट कस्टमर से आती है। ये कंप्लेंट्स रिलेटेड होती है प्रोडक्ट की फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी से या लेबलिंग और पैकेजिंग से। सेकेंड, एडवर्स रिएक्शन कंप्लेंट। जब कोई पेशेंट को कोई एलर्जिक रिएक्शन या कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट होता है उस प्रोडक्ट से, तो ये कंप्लेंट होती है। थर्ड है अदर मेडिकल रिलेटेड कंप्लेंट, जैसे प्रोडक्ट की इफ़िकेसी ना होना या एक्सपेक्टेड क्लिनिकल रिस्पॉन्स का ना आना। अब कंप्लेंट तो हो गई, वो चाहे किसी भी रीज़न से की गई हो, बट नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? उसके सल्यूशन से पहले उस पर्टिकुलर कंप्लेंट का इन्वेस्टिगेशन करना होता है, और हर कंप्लेंट के इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग टाइम स्पेसिफाइड है। जैसे प्रोडक्ट क्वालिटी कंप्लेंट के लिए विदिन 10 डेज कंप्लीट होना चाहिए, एडवर्स रिएक्शन कंप्लेंट विदिन 5 डेज कंप्लीट होनी चाहिए, एंड मेडिकल कंप्लेंट विदिन 3 डेज कंप्लीट होनी चाहिए। कंप्लेंट रिकॉर्ड। सारे कंप्लेंट रिकॉर्ड मेडिसिन के एक्सपायरेशन के 1 ईयर तक मेंटेन करने होते हैं। रिकॉर्ड का प्रॉपर रिव्यू भी करना ज़रूरी होता है ताकि फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम्स या ऐसी कंप्लेंट्स ना आए। कंप्लेंट हैंडलिंग एक क्रिटिकल प्रोसेस है जो पेशेंट सेफ्टी और कंपनी की क्रेडिबिलिटी दोनों को प्रोटेक्ट करता है। इसलिए टाइमली इन्वेस्टिगेशन और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नाउ मूविंग टुवर्ड द टाइप्स, complaints are categorized as first critical defects, major defects and minor defects. फर्स्ट है क्रिटिकल डिफेक्ट्स। ये ऐसे डिफेक्ट्स होते हैं जो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं। इसमें कंपनी को इमीडिएट एक्शन लेना होता है, चाहे ऑफिस आवर्स हो या ना हो। एग्जाम्पल ऑफ सम क्रिटिकल डिफेक्ट्स आर इनकरेक्ट लेबलिंग। अगर प्रोडक्ट पर गलत नाम लिखा है या गलत स्ट्रेंथ लिखा हो तो पेशेंट हो सकता है गलत डोज ले और उससे एक्सट्रीमली डेंजरस सिचुएशन हो सकती है। सेकेंड, माइक्रोबायोलॉजिकल कंटामिनेशन इन स्टराइल प्रोडक्ट। स्टराइल इंजेक्शन या आई ड्रॉप में अगर कंटामिनेशन हो गया तो सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है, इवन डेथ का रिस्क हो सकता है। जब भी कोई क्रिटिकल डिफेक्ट का कंप्लेंट आता है तो कंपनी को तुरंत इन्वेस्टिगेशन और रिकॉल एक्शन लेना पड़ता है हर हाल में। वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट? ये पेशेंट सेफ्टी का मैटर है। अगर टाइमली एक्शन ना लिया गया तो लीगल इश्यूज और पब्लिक ट्रस्ट लॉस दोनों हो सकता है। क्रिटिकल डिफेक्ट इज इक्वल टू इमरजेंसी रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड। ये कंप्लेंट सबसे पहले हैंडल किया जाता है विदाउट एनी डिले। क्लियर है? सेकेंड है मेजर डिफेक्ट, जो फार्मास्यूटिकल कंप्लेंट का सेकेंड मोस्ट सीरियस टाइप होता है। मेजर डिफेक्ट ऐसे डिफेक्ट्स होते हैं जो पेशेंट के लिए रिस्क क्रिएट करते हैं, लेकिन ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होते। कंपनी को इन केसेस में बैच रिकॉल या प्रोडक्ट विड्रॉल करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए कुछ स्पेसिफिक टाइम होता है, कुछ दिनों के अंदर। एग्जाम्पल ऑफ सम मेजर डिफेक्ट्स आर लेबलिंग या लीफलेट एरर। अगर लीफलेट में इंपॉर्टेंट सेफ्टी इंफॉर्मेशन मिसिंग हो या गलत लिखा हो तो पेशेंट गलत तरीके से ड्रग यूज़ कर सकता है। इट ऑल्सो कॉज अ सीरियस हैजार्ड। सेकेंड है माइक्रोबियल कंटामिनेशन फॉर नॉन स्टेराइल प्रोडक्ट।
अगर स्टेराइल नहीं होने वाले प्रोडक्ट जैसे सिरप या क्रीम्स अगर कंटामिनेट हो जाएं तो इन्फेक्शन का रिस्क हो सकता है, लेकिन उससे लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं होगी. सो इट इज़ अ मेजर डिफेक्ट. नेक्स्ट, नॉन कंप्लायंस विथ स्पेसिफिकेशन. अगर एक्टिव इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी स्टैंडर्ड से कम या ज़्यादा है तो ट्रीटमेंट का इफेक्ट डिस्टर्ब हो सकता है. एक्शन टाइमलाइन, कंपनी को विद इन अ फ्यू डेज एक्शन लेना होता है ताकि पेशेंट हार्म से बचे. सो मेजर डिफेक्ट इज इक्वल टू पेशेंट के लिए सिग्निफिकेंट रिस्क, लेकिन इमरजेंसी जैसे क्रिटिकल कंडीशन नहीं होती, फिर भी जल्दी एक्शन लेना ज़रूरी होता है. थर्ड डिफेक्ट है माइनर डिफेक्ट. ये ऐसे डिफेक्ट होते हैं जो पेशेंट के लिए सिर्फ थोड़ा रिस्क क्रिएट करते हैं, ज़्यादा सीरियस नहीं होते, लेकिन फिर भी बैच रिकॉल या प्रोडक्ट विड्रॉल की ज़रूरत पड़ सकती है, यूजुअली कुछ दिनों के अंदर. एग्जाम्पल ऑफ सम माइनर डिफेक्ट्स आर पैकेजिंग और क्लोजर फॉल्ट. अगर बॉटल का कैप थोड़ा लूज़ हो या ब्लिस्टर पैक प्रॉपरली सील नहीं हुआ हो, लेकिन ड्रग की क्वालिटी पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होगा, सो ये माइनर डिफेक्ट माना जाता है. सेकेंड, विजिबल कंटामिनेशन विदाउट हेल्थ रिस्क. अगर टैबलेट या सिरप में कुछ डस्ट या डर्ट दिखे जो अपीयरेंस स्पॉइल करे, लेकिन पेशेंट के हेल्थ पर मिनिमल या नेग्लिजिबल इफेक्ट हो, तो वो भी माइनर डिफेक्ट में आएगा. ये डिफेक्ट विजुअल क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन को इम्पैक्ट करता है, लेकिन प्रोडक्ट की सेफ्टी या एफिकेसी पर मेजर इफेक्ट नहीं डालता. सो माइनर डिफेक्ट इज इक्वल टू स्मॉल रिस्क, विजिबल इशू, लेकिन प्रोडक्ट रिकॉल फिर भी ज़रूरी हो सकता है फॉर ब्रांड सेफ्टी एंड कंप्लायंस. नेक्स्ट, कंप्लेंट हैंडलिंग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. फर्स्ट है रिसीविंग द कंप्लेंट. सेकेंड, टेक्निकल एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ कंप्लेंट. थर्ड, करेक्टिव मेजर्स. फोर्थ, फीडबैक टू कस्टमर्स. एंड फिफ्थ, मंथली रिपोर्ट एंड ट्रेड एनालिसिस. We will discuss these all the steps one by one. फर्स्ट स्टेप है कंप्लेंट रिसीविंग. कस्टमर की तरफ से जब भी कोई सजेशन, डाउट या कंप्लेंट आता है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तो उससे प्रॉपर तरीके से रिसीव करना और डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है. चैनल्स फॉर रिसीविंग कंप्लेंट. सो फार्मास्यूटिकल कंपनीज कुछ कॉमन चैनल्स प्रोवाइड करती है कंप्लेंट के लिए, लाइक टोल फ्री नंबर्स, ईमेल्स, चैट रूम्स एंड वेबसाइट फॉर्म्स और पीओ बॉक्स एड्रेस. ये सभी प्लेटफॉर्म 24/7 अवेलेबल होते हैं ताकि कस्टमर कभी भी कांटेक्ट कर सके. नेक्स्ट, डेजिग्नेटेड पर्सन इन चार्ज. सो कंप्लेंट रिसीव करने के लिए एक नॉमिनेटेड पर्सन होता है जो हर कंप्लेंट को इन्वेस्टिगेशन फॉर्म में फिल करता है और कंप्लेंट डिटेल्स उसमें मेंशन होती है, जैसे प्रोडक्ट का नाम, बैच नंबर, कस्टमर कॉन्टैक्ट, नेचर ऑफ कंप्लेंट. उसके बाद ये फॉर्म क्वालिटी अश्योरेंस यूनिट को फॉरवर्ड किया जाता है फॉर द फर्दर इन्वेस्टिगेशन. व्हाई इट मैटर्स, ये सिस्टम इंश्योर करता है कि कोई भी कंप्लेंट इग्नोर ना हो और सभी इशू टाइमली रिजॉल्व हो सके. तो याद रखिए, कंप्लेंट हैंडलिंग की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तभी पॉसिबल है जब कंप्लेंट करेक्टिवली रिसीव किया जाए. आप भी अगर किसी मेडिसिन को लेकर कोई इशू फेस कर रहे हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट विजिबल है, तो कंपनी के दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल पर ज़रूर रिपोर्ट करें. सेकेंड स्टेप है टेक्निकल एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कंप्लेंट. जैसे ही कंप्लेंट रिसीव होती है उसका एक कंप्लेंट इन्वेस्टिगेशन फॉर्म तैयार किया जाता है और उस फॉर्म में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है चलिए देखते हैं. सो फर्स्ट है कंप्लेंट की डिटेल, नाम और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एड्रेस भी मेंशन किया जाता है. सेकेंड है ड्रग प्रोडक्ट की डिटेल, प्रोडक्ट का नाम, बैच नंबर या लॉट नंबर, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट, क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट, नेचर ऑफ कंप्लेंट, क्या दिक्कत है उस कंप्लेंट में, क्वालिटी इश्यूज है या अपीयरेंस में इशू है, लेबलिंग या एफिकेसी में इशू है, ये क्लियरली मेंशन करना होता है. डेट्स एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन, कंप्लेंट किसने रिसीव की, किस दिन कंप्लेंट आई, इन्वेस्टिगेटर्स के नाम और उनका सिग्नेचर. कंप्लेंट इवैल्यूएशन रिपोर्ट भी अटैच होती है उस फॉर्म में. नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेशन का मेन गोल ये कंफर्म करना होता है कि कंप्लेंट वैलिड है या नहीं, क्या वो बैच या सिस्टम में कोई सीरियस डिफेक्ट है या उसके रूट कॉज क्या हो सकते हैं. इस डिटेल्ड एग्जामिनेशन से पता चलता है कि करेक्टिव एक्शन लेना है या नहीं और पेशेंट सेफ्टी को कैसे इंश्योर किया जाए.
नेक्स्ट, करेक्टिव मेजर्स। क्या होता है जब कंप्लेंट कंफर्म हो जाती है? सो अगर कंप्लेंट सच में वैलिड है तो कंपनी को एक्शन लेना पड़ता है, लेकिन एक्शन सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करती है। अगर केस सिंपल है, ज़्यादा सीवियरिटी नहीं है, तो एम्प्लॉय को सिंपल ट्रेनिंग देना काफ़ी होता है। फॉर एग्जांपल, पैकेजिंग एरर ड्यू टू नेग्लिजेंस। सेकेंड, अगर कंप्लेंट सीरियस है तो एक प्रॉपर कैपा, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव मेजर्स एक्शन प्रोसेस लॉन्च किया जाता है। इसमें टीम होती है प्रोडक्शन, क्यूए, क्यूसी और हायर मैनेजमेंट से। नेक्स्ट, नॉन कन्फर्म्ड कंप्लेंट। अगर कंप्लेंट प्रोडक्ट के गलत हैंडलिंग की वजह से आई हो तो एक रिटर्न रिस्पॉन्स दिया जाता है कस्टमर को सही यूजेज मेथड के साथ ही एक फ्री रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट, थेराप्यूटिक और एडवर्स रिएक्शन का सीरियस कंप्लेंट। अगर कंप्लेंट ज़्यादा सीरियस हो और हेल्थ रिस्क दिखे तो कंप्लेंट रिकॉल भी कंसिडर किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टेप है कस्टमर फीडबैक। कस्टमर को हमेशा एक रिस्पॉन्स लेटर भेजना होता है जिसमें इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस बताया जाता है, क्या रिजल्ट मिला इन्वेस्टिगेशन से वो क्लियरली मेंशन होता है। अगर क्वालिटी प्रॉब्लम कंफर्म हुई है तो उसका इम्पैक्ट और सोल्यूशन एक्सप्लेन किया जाता है, साथ में दिया जाता है एक फ्री रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट। कंप्लेंट का रिस्पॉन्स सिर्फ एक्शन तक सीमित नहीं होता, उसका प्रॉपर कम्युनिकेशन कस्टमर के साथ भी उतना ही ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है मंथली रिपोर्ट। हर कंप्लेंट जो कंपनी को रिसीव होती है उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। फिर हर महीने एक मंथली कंप्लेंट रिपोर्ट बनाई जाती है जिसमें कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं, जैसे टोटल नंबर ऑफ कंप्लेंट कितनी आई, कंप्लेंट टाइप क्या है, प्रोडक्ट वाइज और बैच वाइज एनालिसिस, और रूट कॉजेस या करेक्टिव एक्शन जो लिया गया उस कंप्लेंट का वो मेंशन करना होता है। ये रिपोर्ट हेल्प करती है पैटर्न और ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में। क्या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या बैच में रिपीट इशू आ रहे हैं, क्या सेम टाइप की कंप्लेंट हर बार आती है, क्या कोई स्पेसिफिक वेंडर या रॉ मटेरियल रिपीटेडली इशू क्रिएट कर रहा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन के आंसर क्वेश्चन के आंसर उस रिपोर्ट में मिल जाते हैं। ट्रेड एनालिसिस से कंपनी को मिलता है प्रोएक्टिव इम्प्रूवमेंट का मौका। प्रॉब्लम आने से पहले उसको प्रिडिक्ट और प्रिवेंट भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है हैंडलिंग ऑफ रिटर्न्ड गुड और प्रोडक्ट। रिटर्न्ड गुड होते क्या हैं? सो जब बल्क या फिनिश्ड ड्रग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर या इंपोर्टर के पास वापस आ जाते हैं, इट मे बी ड्यू टू सम कंप्लेंट, उन्हें हम कहते हैं रिटर्न्ड प्रोडक्ट। रिटर्न का रीज़न हो सकता है प्रोडक्ट एक्सपायरी, फिजिकल डैमेज, क्वालिटी कंप्लेंट, इनकरेक्ट स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, और कमर्शियल और लॉजिस्टिकल इशू। सेल्वेज्ड ड्रग प्रोडक्ट। अगर रिटर्न्ड प्रोडक्ट को एक्सपोज किया गया हो तो एक्सट्रीम टेम्परेचर से, ह्यूमिडिटी से, स्मोक या फ्यूम से और प्रेशर या रेडिएशन की, तो उसे सेल्वेज्ड ड्रग प्रोडक्ट कहा जाता है। ऐसे प्रोडक्ट को थॉरोली इवैल्यूएट किया जाता है टू चेक क्या प्रोडक्ट सेफ है रीयूज़ के लिए, क्या क्वालिटी पैरामीटर्स अब भी मीट हो रहे हैं। अगर प्रोडक्ट फेल हो जाता है तो उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है अंडर एसओपी। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द रिटर्न्ड गुड, लाइक हर फार्मास्यूटिकल कंपनी के पास अप्रूव्ड रिटर्न प्रोसीजर होना चाहिए फॉर होल्डिंग, टेस्टिंग और रीप्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न्ड प्रोडक्ट। रिटर्न्ड प्रोडक्ट का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना ज़रूरी होता है, जैसे प्रोडक्ट का नाम, लेबल पोटेंसी, बैच और लॉट नंबर, रिटर्न का रीज़न, क्वांटिटी रिटर्न, डेट ऑफ रिटर्न एंड फाइनल डिस्कशन। नेक्स्ट है रिटर्न्ड प्रोडक्ट को क्लियरली आइडेंटिफाई करके क्वारंटाइन कंडीशन में स्टोर किया जाता है ताकि किसी भी कंटामिनेशन या मिक्सअप का रिस्क ना हो। नेक्स्ट, अगर प्रोडक्ट का पैकेजिंग, लेबलिंग, कंटेनर या इंटीग्रिटी डाउटफुल हो और प्रोडक्ट की सेफ्टी, आइडेंटिटी, स्ट्रेंथ या क्वालिटी या प्योरिटी क्वेश्चनेबल लगे तो ऐसे प्रोडक्ट को डिस्ट्रॉय किया जाता है। रिटर्न्ड गुड को वापस मार्केट में भेजने से पहले क्यूसी टीम उनका क्रिटिकल असेसमेंट करती है फॉर देयर प्योरिटी, स्ट्रेंथ, आइडेंटिटी एंड सेफ्टी। अगर प्रोडक्ट ऑल स्टैंडर्ड पास करता है तभी उसे रीसेल या रीलेबल के लिए कंसिडर किया जाता है, और हर एक्शन को प्रॉपर रिटर्न रिकॉर्ड में डॉक्यूमेंट भी किया जाता है। नेक्स्ट, अगर प्रोडक्ट पे डायरेक्ट रीसेल पॉसिबल नहीं है लेकिन रीप्रोसेस के बाद वो अगर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है
तो उसका प्रॉपर रीप्रोसेस किया जाता है। QC फिर से टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ओनली आफ्टर पासिंग इट कैन बी एक्सेप्टेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, हर स्टेप का रिटर्न प्रोसीजर होना चाहिए और हर एक्टिविटी का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है फॉर ट्रेसेबिलिटी एंड ऑडिट पर्पसेस। पेशेंट सेफ्टी और प्रोडक्ट क्वालिटी के लिए ये स्टेप बहुत मैंडेटरी होता है। नेक्स्ट टॉपिक है रिकॉलिंग ऑफ प्रोडक्ट, विच मीन्स मेडिसिन को मार्केट से वापस लेना या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से विड्रॉल करना या रिमूव करना, क्योंकि उसमें कोई क्वालिटी इशू या एडवर्स रिएक्शन की कंप्लेंट आई है। ये रिकॉल मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर दोनों कर सकते हैं और इसका एम होता है पब्लिक सेफ्टी को इंश्योर करना। वाई रिकॉल इज़ इम्पॉर्टेंट? अगर प्रोडक्ट अनसेफ हो या ये एक्सपेक्टेड थेराप्यूटिक इफेक्ट ना दे या कोई कंटामिनेशन, रॉन्ग लेबलिंग, स्ट्रेंथ रिलेटेड कोई इशू हो, तो पेशेंट की जान को हार्म हो सकता है, इसलिए इसको रिकॉल किया जाता है। Who can be initiated the recall? So there are two channels, manufacturer and distributor. मैन्युफैक्चरर जब उन्हें टेस्टिंग, इंटरनल ऑडिट या कंप्लेंट से इशू का पता चलता है तो वो रिकॉल कर सकते हैं। सेकंड, डिस्ट्रीब्यूटर, अगर उन्हें एडवर्स इवेंट का रिपोर्ट मिले या प्रोडक्ट डिफेक्ट दिखाई दे तो भी वो रिकॉल कर सकते हैं प्रोडक्ट को। दोनों केस में प्रोडक्ट को मार्केट से जल्दी वापस लिया जाता है। नेक्स्ट है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। हर रिकॉल के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, इन्वेस्टिगेशन और कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली टू रेगुलेटरी बॉडीज़ जैसे FDA। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिकॉल। सो देयर आर 3 क्लासेस, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट रिकॉल के स्टेजेस के बारे में, विच मीन्स जब किसी मेडिसिन को मार्केट से वापस लेना पड़ता है ड्यू टू देयर सेफ्टी एंड क्वालिटी इश्यूज। स्टेज 1, कंप्लेंट का आना। रिकॉल प्रोसेस स्टार्ट होता है जब कंपनी को कोई सीरियस कंप्लेंट मिलती है या फिर प्रोडक्शन यूनिट में ही एनालिसिस के टाइम पर कोई डिफेक्ट डिटेक्ट हो। अगर क्लास 1 या क्लास 2 विच मीन्स अगर सीरियस एडवर्स रिएक्शन है तो उसकी रिपोर्ट विदिन 24 आवर्स देनी होती है। अगर क्लास 3 या लेस सीरियस कंप्लेंट है तो रिपोर्ट विदिन 72 आवर्स गवर्नमेंट हेल्थ अथॉरिटीज़ को दी जाती है। स्टेज 2, प्रोडक्ट रिकॉल का इनिशिएशन। जब कंपनी रिकॉल का फाइनल डिसीजन ले लेती है तो तुरंत एक रिकॉल नोटिफिकेशन फॉर्म के थ्रू हेल्थ अथॉरिटी को नोटिफाई किया जाता है। ये स्टेप बहुत अर्जेंट होता है बिकॉज इट इंश्योर दैट अनसेफ मेडिसिन जल्दी से मार्केट से रिमूव हो जाए, अगेन उसका और कोई यूज़ ना करें। फॉर्म के 3 मेन सेक्शन होते हैं। फर्स्ट होता है प्रोडक्ट डिटेल या प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन, सो दैट ईजिली मार्केट से उसको रिकॉल किया जा सके। इस सेक्शन में कंपनी को प्रोडक्ट का फुल डिटेल देना होता है, जैसे प्रोडक्ट का नाम, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के नेम, डोसेज फॉर्म, टैबलेट है, कैप्सूल है, एक्सेट्रा, स्ट्रेंथ क्या है, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर, पैक साइज, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट, प्रोडक्ट रिलीज या इंपोर्ट की डेट और मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर का कॉन्टैक्ट डिटेल। सेकेंड है प्रॉब्लम की जानकारी या कंप्लेंट डिटेल। ये पार्ट होता है अबाउट कंप्लेंट और इशू। कंप्लेंट करने वाले का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, कंप्लेंट की डेट, लोकेशन, कहाँ से कंप्लेंट आई है या इशू रेज हुआ है, प्रॉब्लम का नेचर, क्या ये सिमिलर कंप्लेंट पहले भी मिल चुके हैं उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, और टेस्ट रिजल्ट या इन्वेस्टिगेशन का आउटकम क्या रहा। ये सारी इन्फॉर्मेशन उस फॉर्म में होती है। थर्ड पार्ट होता है हेल्थ हैज़ार्ड और एक्शन प्लान। ये सेक्शन डिफाइन करता है कि प्रॉब्लम कितनी डेंजरस है। टाइप ऑफ हेल्थ हैज़ार्ड, उस अगर किसी ने वो टैबलेट या वो ड्रग ले ली है तो उससे क्या हेल्थ हैज़ार्ड हो सकते हैं। हैज़ार्ड इवैल्यूएशन, माइनर, मेजर और क्रिटिकल। प्रपोज्ड रिकॉल क्लासिफिकेशन क्या होगा, रिकॉल लेवल क्या है, क्या अल्टरनेटिव प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में। ये रिकॉल फॉर्म एक लीगल और एक साइंटिफिक डॉक्यूमेंट होता है जो इंश्योर करता है कि सही एक्शन टाइम पे लिया जा सके टू प्रोटेक्ट द पब्लिक हेल्थ। नेक्स्ट है स्टेज 3, रिकॉल स्ट्रैटेजी और एक्शन प्लान। ये स्टेज होती है प्लानिंग की और स्ट्रैटेजी बनाई जाती है बेस्ड ऑन प्रोडक्ट में क्या डेफिशिएंसी है, कंप्लेंट कितनी फ्रिक्वेंट है, पब्लिक हेल्थ रिस्क कितना है, डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क स्केल कितना है, क्या अल्टरनेटिव प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है और क्या करेक्टिव एक्शन लिए जा सकते हैं। रिकॉल लेवल के 3 टाइप होते हैं।
फर्स्ट होता है होलसेल लेवल रिकॉल, सारे डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर से प्रोडक्ट वापस लिए जाते हैं। सेकेंड है रिटेल लेवल रिकॉल, पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स, फार्मेसीज, क्लिनिक्स और नर्सिंग होम्स तक रिकॉल किया जाता है। और थर्ड होता है कंज्यूमर लेवल रिकॉल, डायरेक्टली पेशेंट और कंज्यूमर तक पहुंचकर प्रोडक्ट को वापस लिया जाता है। नेक्स्ट स्टेज है स्टेप 4 पब्लिक अलर्ट और रैपिड अवेयरनेस। जब रिकॉल क्लास 1 या क्लास 2 हैज़ार्ड के लिए हो तो पब्लिक को तुरंत अलर्ट किया जाता है। इसके लिए प्रेस रिलीज, न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो और डिजिटल मीडिया का यूज़ होता है। गोल होता है पब्लिक तक एक्यूरेट और फास्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। लास्ट स्टेज है इवैल्यूएशन ऑफ रिकॉल और फाइनल असेसमेंट। गवर्नमेंट हेल्थ अथॉरिटी चेक करता है कि रिकॉल इफ़ेक्टिवली एग्जीक्यूट हुआ या नहीं। अगर रिकॉल प्रॉपर नहीं हुआ तो दोबारा रिकॉल लेटर्स इशू किए जाते हैं। और जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो मैन्युफैक्चरर को फाइनल रिकॉल रिपोर्ट सबमिट करनी होती है विथ फुल डेटा एंड आउटकम। If you found this video helpful, please like, comment and share it with your pharma friends और सब्सक्राइब ज़रूर करें for more informative videos। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी इथिकल, स्टे compliant and build trustworthy science। Thank you।